नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस सांकेतिक भाषा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंजलि सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की हुई अहम बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई वरिष्ठ नेता बैठक में हुए शामिल। सेवा संकल्प कार्यक्रम के साथ संगठन और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का समर्थन करें राहुल गांधी। कांग्रेस मुख्यालय में हो दुर्गा मां का जय घोष। अहमदाबाद में मनाया गया नेशनल स्पेस दिवस। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के कैबिनेट मंत्री अर्जुन मोढवाडिया भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ज्यादा नवाचार के साथ नई सीमाओं के पार जाने का किया आह्वान। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर एक्शन मोड में आए सीएम योगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य तेज। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमों समेत हजारों आपदा मित्र मोर्चे पर तैनात। महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया करो या मरो के मुकाबले में होंगे आमने सामने। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए सलीमा टेटे एंड कंपनी को हर हाल में दर्ज करनी होगी जीत। बीजेपी मुख्यालय में आज पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक में सेवा संकल्प कार्यक्रम के साथ संगठन और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम में ये कहा कि वो महिलाओं का समर्थन करते हैं। आज मैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये निवेदन करती हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का सहयोग करें। वहीं स्मृति ईरानी ने वंदे मातरम को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की जिन पंक्तियों को कांग्रेस कार्यालय में रोका गया, उसमें मां दुर्गा की उपासना का भाव है। स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर कांग्रेस महिलाओं के सम्मान और उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता की बात करती है तो उसे मां दुर्गा के जय घोष वाले वंदे मातरम का पूरा मंचन कांग्रेस मुख्यालय में करना चाहिए। वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में मां दुर्गा का उल्लेख है। जिस दुर्गा स्वरूपा को हम शक्ति के केंद्र की दृष्टि से उपासना करते हैं, उस दुर्गा मां का जय घोष, वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, उसको वो कांग्रेस मुख्यालय और संसद में प्रधानमंत्री मोदी के 33% महिला आरक्षण बिल को त्वरित रूप से लागू करने के संकल्प के माध्यम से जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी के इस संकल्प को अपना सहयोग दे सकते हैं।
अहमदाबाद में आज नेशनल स्पेस दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के कैबिनेट मंत्री अर्जुन मोढवाडिया मौजूद रहे। कार्यक्रम की थीम रही विकसित भारत की ओर, वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व के लिए नवाचार, सहयोग और महत्वाकांक्षा। इस दौरान इसरो की उपलब्धियों, अंतरिक्ष स्टार्टअप्स और भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने वाली पहलों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज अंतरिक्ष तकनीक सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि का विषय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति और रणनीतिक बढ़त का भी अहम आधार बन चुकी है। शेखावत ने स्पेस सेक्टर में निजी भागीदारी को लेकर कहा कि निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका का मतलब इसरो जैसी संस्थाओं की अहमियत कम करना नहीं है, बल्कि निजी भागीदारी अंतरिक्ष के अवसरों का लोकतंत्रीकरण है। प्रसन्नता है कि आज भारत तीसरा नेशनल स्पेस डे यहाँ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के तत्वावधान में आयोजित कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार इसके लिए सृजित किया गया। महान वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिक सपूतों ने उनके अनुभव के आधार पर, उनकी प्रतिभा के आधार पर और उनके परिश्रम के आधार पर जिस तरह का मुकाम भारत ने हासिल किया है, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं। आइए और भी बड़े सपने देखें, ज्यादा इनोवेशन करें और नई सीमाओं को पार करें। प्रधानमंत्री ने इसके साथ एक वीडियो भी साझा किया है। मैंने अयोध्या में कहा था कि ये नए काल चक्र की शुरुआत है। ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। इस नए काल क्षेत्र में ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम सब ने मिलकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है। आज ये जेन जी इंजीनियर्स, जेन जी डिजाइनर्स, जेन जी कोडर्स और जेन जी साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। प्रोपल्सन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हो, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। इसरो की सफलता देखकर कितने ही बच्चों के मन में ये बात आती है कि बड़ा होकर मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा। वो रॉकेट का काउंटडाउन लाखों लाख बच्चों को प्रेरित करता है। हर घर में कागज के हवाई जहाज उड़ाने वाला जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, बड़ा होकर आप जैसा इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। हाथ में तिरंगा है, अंतरिक्ष है, 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, वही हम सबका संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स के सीईओज के साथ भी संवाद किया। सीईओज ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकार के द्वारा की जा रही पहलों की सराहना की। वहीं प्रधानमंत्री ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में मिलकर काम करने की बात कही। स्पेस इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है। हमारे जितने सिटीजन यूएस और यूरोप में
वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है और जैसा मेहता ने कहा कि भी अब विदेश से लोग गए हुए वापस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आयोग की मिस्ड कॉल सुविधा का शुभारंभ किया। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सीवर में होने वाली मौत की रोकथाम के लिए मशीनों के अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया। साथ ही समाज के अनदेखे नायकों को सम्मान और पहचान दिलाने की बात कही। वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए बहुत से ऐसे अलग अलग स्थानों पे अनसंग हीरोज हुए हैं जो गुमनाम हीरो की तरह हैं, तो उनके कोई स्मारक बनेंगे तो निश्चित रूप से लोग देखने भी आएंगे, उनकी वीरता के कार्यों को वो समझेंगे, उनके समाज में किस तरह का बलिदान उन्होंने किया, समाज को एक रखने का कैसे काम किया, अंग्रेज़ों से कैसे उन्होंने लोहा लिया, किस तरह की जो उस समय उनके पास ऐसी ताकत आई जिसके कारण समाज के लिए वो इतना बड़ा काम कर गए, वो सब चीज़ों का एक म्यूजियम के माध्यम से हर स्थान पे बनाने का एक प्रयास करेंगे। जेपीएससी और जेएसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित घोटाले, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। परीक्षाएं रद्द करने और पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों ने लंबा धरना दिया। इसी प्रदर्शन को लेकर दर्ज एफआईआर पर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार से एफआईआर वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी पूरी तरह छात्रों के साथ है। मरांडी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार एफआईआर वापस नहीं लेती तो नौजवानों से जेल जाने से न डरने और जेल भरने की अपील की जाएगी। पार्टी पूरी तरह से उन छात्रों के साथ है और सरकार से मैं मांग करता हूं, जो आपने एफआईआर किया है उसको वापस लीजिए। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो नौजवानों से अपील है, अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो आप जेल से मत डरो, जेल को भर देना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य स्तरीय रसोइया सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंच से प्रदेश की 11 रसोइयों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम में करीब 1500 रसोइयों ने हिस्सा लिया। सरकार की इस योजना के तहत राज्य के करीब 3,54,000 मिड डे मील रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए गए। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले रसोइयों को मात्र 1,000 रुपये मिलता था, अब भी कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिए हैं। जनधन अकाउंट का मतलब ये सपाई और कांग्रेसी जो डकैती डालते थे गरीब के हक में, उनको रोकना और गरीब का पैसा सीधे उनके खाते में जाए जिससे वह स्वयं निकाल सके। इसके लिए अब डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी। आज से 9 साल पहले रसोइयों को मात्र 1,000 रुपया मिलता था, वह भी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिया है। जनधन अकाउंट का मतलब ये सपाई और कांग्रेसी जो डकैती डालते थे गरीब के हक में, उसको रोकना और गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में जाए जिससे वो स्वयं निकाल सके। इसके लिए अब डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी।
एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की अहम बैठक सोमवार 24 अगस्त को संसद भवन एनेक्सी में होगी। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी करेंगे। बैठक में संविधान के 129वें संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न पक्षों और विशेषज्ञों के विचार सुने जाएंगे। बैठक की शुरुआत सुबह 11 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सांसद पी चिदम्बरम के साथ संवाद से होगी। इसके बाद समिति के सदस्य दिल्ली के पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ चर्चा करेंगे और दोपहर में नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर और विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के प्रतिनिधियों से भी समिति विचार विमर्श करेगी। गौरतलब है कि समिति एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर विभिन्न राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों से लगातार सुझाव ले रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कल से 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेगा। इस दौरान चुनावी प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, युवाओं और भावी मतदाताओं को चुनाव प्रणाली से जोड़ने और चुनावी साक्षरता बढ़ाने पर जोर रहेगा। प्रतिनिधिमंडल बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ से भी संवाद करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग, डायरेक्टर जनरल मीडिया आशीष गोयल, डायरेक्टर जनरल आईटी डॉक्टर सीमा खन्ना समेत आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। दौरे की शुरुआत लखनऊ के कॉलवेन तालुकेदार्स कॉलेज के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम से होगी। इसके बाद ज्ञानेश कुमार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ELC 2.0 और ECI NET पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में ELC और ECI NET से जुड़े सम्मेलन 3 चरणों में लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ चरण में 20 जिलों के निर्वाचन अधिकारी और संबंधित अधिकारी हिस्सा लेंगे। निर्वाचन आयोग युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने के लिए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ELC के जरिए जागरूकता अभियान चला रहा है। दौरे के दूसरे दिन मुख्य चुनाव आयुक्त करीब 500 बीएलओ से संवाद करेंगे और जमीनी स्तर पर चुनाव व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल में केंद्रीय हड्डी रोग संस्थान ने पहली बार रोबोट असिस्टेड टोटल नी रिप्लेसमेंट सफलतापूर्वक पूरा किया है। ऑर्थोपेडिक चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। 22 अगस्त को 75 वर्षीय आर्थिक रूप से कमजोर मरीज का घुटना प्रत्यारोपण आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क किया गया। इसके साथ ही अस्पताल में रोबोटिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी की शुरुआत हुई है। अस्पताल की निदेशक डॉक्टर कविता शर्मा के सहयोग और प्रोत्साहन से यह सुविधा शुरू की गई। मणिपुर के इम्फाल में हजारों महिलाओं ने मशाल रैली निकालकर जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC लागू करने की मांग की है। इस मौके पर महिला प्रदर्शनकारियों ने राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान और नागरिकता सत्यापन की मांग को लेकर नारे भी लगाए। महिलाओं ने NRC प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि जनगणना से पहले उनकी चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। देश के कई राज्यों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बारिश ने जहां कई इलाकों में गर्मी और उमस से राहत दी है, तो वहीं कई जगहों पर मुश्किलें भी बढ़ा दी है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली NCR के कई हिस्सों में आज तेज बारिश हुई। IMD ने दिल्ली NCR समेत उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है। प्रदेश के 19 जिले अब तक बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 14 जिलों में अभी भी बाढ़ का असर है। प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों के साथ नाव, मोटर बोट, बचाव और मेडिकल टीमों की तैनाती की गई है।
कम्युनिटी किचन के जरिए लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के 258 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने देश के करीब 25 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। उधर पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और जमीन धंसने का खतरा बढ़ गया है। कई जगहों पर चट्टानें गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग और संपर्क मार्ग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड डील को लेकर तनाव बढ़ गया है। बातचीत विफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कनाडा एक राज्य बने बिना ही राज्य होने के फायदे चाहता है और लंबे समय से अमेरिकी किसानों पर भारी टैरिफ लगाता रहा है। दरअसल अमेरिका ने कनाडाई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसके जवाब में कनाडा में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि 8 सितंबर से अमेरिका से आने वाले सामान पर जवाबी शुल्क लगाया जाएगा। कार्नी ने कहा कि आखिरी दौर की बातचीत में अमेरिका की शर्तें अनुचित थीं। कनाडा स्टील, एल्यूमीनियम, कृषि उपकरण, डेयरी उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत कई क्षेत्रों पर जवाबी शुल्क लगाने की तैयारी में है। इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापारिक तनाव और गहराने की आशंका बढ़ गई है। महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला हॉकी टीम का सामना पिछले विश्व कप की कांस्य पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारतीय टीम के लिए ये मैच जीतना अहम है। भारतीय टीम को पिछले मैच में ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीदरलैंड्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। भारत को दुनिया की नंबर 1 टीम नीदरलैंड्स ने 2-0 से हराया था, जो इस विश्व कप में भारत की पहली हार थी। इसी खबर के साथ सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे मेरी सहयोगी अंजलि सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।